ये स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, और राष्ट्रपति की शक्तियों को हमने दो भागों में बांटा था, सामान्यकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कार्य हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हम पहला प्रकार का पढ़ेंगे सामान्यकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती हैं जिनका प्रयोग सामान्य स्थिति के में राष्ट्रपति करता है, और सामान्यकालीन शक्तियों में नॉर्मली संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ प्रदान की गई है। ठीक है, तो सामान्यकालीन शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियाँ आती है, तो उसमें से हम पहले पढ़ेंगे विधायी शक्ति। विधायी यानी कानून निर्माण संबंधी शक्ति। कानून निर्माण संबंधी शक्ति। देखिए, जैसे ही आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है वो वैसे तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन साथ साथ में वो संसद का भी अंग होता है, क्योंकि संसद जो है वो किससे मिलके बनती है। हमने पढ़ा था कि संसद बनती है राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर के, अर्थात राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा को सामूहिक रूप से संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ संसद का भी सदस्य होता है, इसलिए संसद के सदस्य होने के नाते उसको कुछ कार्य होते हैं, कुछ दायित्व होते हैं, या कुछ उनको कार्य जो है करना पड़ता है। तो विधायी कानून निर्माण संबंधी शक्ति में पहले अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि संसद के सत्र बुलाना, संसद के सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, सत्रावसान करना। ठीक है, तो देखिए ये राष्ट्रपति चूंकि संसद का सदस्य होता है, इसलिए संसद के सत्र बुलाने का दायित्व जो है उसका होता है। प्रत्येक सत्र में जो है हमने पढ़ा है कि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो हमने जब संसद के हमने सत्र पढ़े थे तो मिनिमम 2 सत्र होने चाहिए, और सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, पहला जो है आपके बजट सत्र, उसके बाद ग्रीष्मकालीन सत्र, और फिर जो है मानसून सत्र। तो हमने बात की थी कि सत्र की जो सत्र बुलाने का जो दायित्व है वो राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति संसद के सत्र का बुलाता है, अर्थात उसका आयोजन करता है, प्लस सत्रावसान करता है। प्रत्येक सत्र जो है उसको अवसान करता है, उसको समाप्त करने की जो है घोषणा वो करता है। इसके अलावा लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो उसके तुरंत बाद पहले सत्र के जो है संयुक्त सत्र बुलाता है, और उसमें वो अपना अभिभाषण देता है। ठीक है, और प्रत्येक सत्र में, प्रत्येक वर्ष के जो है जो पहला सत्र होता है, यानी जो बजट सत्र होता है, उसको राष्ट्रपति बुलाता है, उसमें अपना अभिभाषण देता है। तो बात समझ में आ गई कि राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक वर्ष के जो पहला सत्र होता है उसमें संयुक्त सत्र का आयोजन करता है, और लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद जो सत्र होता है उसमें वो जो है उसका आयोजन करता है। तो राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाता है, संसद के सत्रों की जो है तारीख तय करता है, और इसके साथ साथ सत्रावसान करता है। ठीक है, फिर बात आती है संसद को भंग करना। संसद को भंग करना, तो आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 85 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से, पीएम की सलाह से, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से संसद को भंग कर सकता है 5 वर्ष से पहले। जैसे संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा चूंकि स्थायी सदन है जो भंग नहीं होता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री की सिफारिश से जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा जो शक्ति हो गई विधायी शक्ति में, संसद को भंग करने की, यानी लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तीसरा जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाना।
जॉइंट मीटिंग, संयुक्त अधिवेशन। तो इसमें हमने चर्चा की थी कि जब साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा के विधेयक में जो है संबंध में अगर किसी तरह का मतभेद है दोनों में मामले में, तो राष्ट्रपति साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। तो अगर किसी साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में अगर किसी तरह का विवाद है और कोई बिल पास नहीं हो रहा है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। ठीक है। इसके अलावा हमने ऊपर बात की थी कि राष्ट्रपति प्रत्येक लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद, एक तो कब बुलाया जाता है कि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाता है और उसमें अपने अभिभाषण देता है, अपना अभिभाषण पेश करता है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष हर साल का जो पहला सत्र होता है, जो बजट सत्र होता है, उसके पहले दिन जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और उसमें राष्ट्रपति अपना अभिभाषण पेश करता है, अपना भाषण देता है, अभिभाषण कहते हैं, और सरकार के कार्यों की रिपोर्ट संसद के सामने रखता है। और ये भाषण जो है वो तैयार कौन करता है? मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद यानी सरकार के द्वारा वो भाषण जो है तैयार किया जाता है और उसको पेश करता है। ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति, तो एक तो लोकसभा के चुनाव के तुरंत बाद संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष के जो पहला सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है और उसमें जो है अपना सरकार के कार्यक्रमों की और जो आगामी योजना है उन सब के बारे में वो भाषण पेश करता है। ठीक है। और इसके अलावा हमने बात की थी कि जो साधारण विधेयक के संबंध में भी लोग जो है राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुला सकता है। तो 3 स्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है संसद का। ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं और संसद के संबंध में उसको क्या शक्ति है। संसद सदस्यों को मनोनीत करना, संसद सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की थी, संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए, इसमें पहले लोकसभा पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। एंग्लो इंडियन सदस्य जो आंग्ल भारतीय हैं उन सदस्यों को मनोनीत करता है। अगर राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को क्या करता है? लोकसभा में मनोनीत करता है। इसके अलावा तो अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 80 के अनुसार जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 ऐसे सदस्यों को जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है अपनी मर्जी से संसद के लिए। तो राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को, अनुच्छेद 331 में लिखा है कि राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है, और राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति, जो ऐसे सदस्य जो कला, विज्ञान या अन्य किसी क्षेत्र में अग्रणी हो, ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति को संसद के सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति भी प्राप्त है। तो कानून निर्माण संबंधी जो शक्ति है, 5वीं हमने शक्ति पढ़ी है, कानून निर्माण संबंधी शक्ति है, वो है विधेयकों को स्वीकृति। विधेयकों को स्वीकृति। ठीक है।
तो इसके संबंध में हमने चर्चा कर ली थी कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में कानून नहीं बन सकता, विधि नहीं बन सकती। ठीक है, तो अनुच्छेद 111 में साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 111 में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाते। याद रखना है आपको, कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है? अनुच्छेद 111 के अनुसार कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाते। ठीक है, अब साधारण विधेयक के संबंध में और वित्त विधेयक के कानून जो है, धन विधेयक के संबंध में अलग अलग नियम हैं। ठीक है, साधारण विधेयक के संबंध में जैसे हमने पहले ही बात की थी कि विधेयक दो प्रकार के होते हैं प्रकृति के आधार पर। तो साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक जाता है हस्ताक्षर होने, साधारण विधेयक जब दोनों सदनों में पास होने के बाद, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन उसको पास कर दे, तब वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जब जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। याद रखना है, साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। क्या विकल्प होते हैं? नंबर 1, या तो वो विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर देता है। पहला विकल्प क्या होगा कि पहला विकल्प होगा कि या तो वो विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे। ठीक है, विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो वो विधेयक कानून बन जाता है। जब दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति उसको स्वीकृति कर दे दे तो वो पास हो जाता है। दूसरा विकल्प क्या है? राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। दूसरा विकल्प राष्ट्रपति के पास क्या होगा? पुनर्विचार के लिए वो वापस लौटा सकता है कि भाई ये विधेयक, या अपनी तरफ से कोई जो है उसमें सलाह भी उसमें रख सकता है या अपनी तरफ से सुझाव रख सकता है। तो दूसरा विकल्प क्या होगा कि विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि यदि उसी विधेयक को दूसरी बार संसद वापस उसी विधेयक को दूसरी बार उसी रूप में भेजे तो दूसरी बार में राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी आवश्यक होती है। बात समझ में आ गई कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। साधारण विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन अगर वही विधेयक दूसरी बार राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आए तो दूसरी बार उसे उस विधेयक को स्वीकृति देना आवश्यक हो सकता है, होता है, अर्थात वो उसको मना नहीं कर सकते। ठीक है, और तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति। वीटो यानी निषेधाधिकार। तो वीटो की शक्ति क्या है कि वीटो की शक्ति यानी निलंबन कार्य। अब राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयक के संबंध में वो किसी विधेयक को मना करने की शक्ति उसके पास है। ठीक है, अब वीटो की होती क्या है, वीटो शक्ति है क्या, राष्ट्रपति के पास वीटो या निषेधाधिकार की शक्ति क्या है कि संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि किसी साधारण विधेयक को कितने दिनों में राष्ट्रपति को लौटाना है। राष्ट्रपति को किसी भी साधारण विधेयक को जो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने आता है, इसका उल्लेख नहीं किया गया कि राष्ट्रपति को कितने समय में वापस लौटाना है। तो अगर वो चाहे कि कोई विधेयक कानून नहीं बनना चाहिए, या कोई विधेयक को अगर वो कानून बनने से रोकना चाहे, तो वो क्या करेगा, किसी भी विधेयक को न तो स्वीकृति देगा और न पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, बल्कि क्या करेगा, उस विधेयक पर कोई जवाब नहीं देगा। ठीक है, तो यदि वो चाहे कि कोई विधेयक कानून का रूप न ले तो वह उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, यानी न तो स्वीकृति देगा और न उसे पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। तो वो क्या करेगा, उस विधेयक को लंबित कर देगा, कोई जवाब नहीं देगा उसका, अर्थात जेब में डाल करके भूल जाएगा। ठीक है, वह उसे लंबित रखेगा और ऐसी स्थिति में वो विधेयक पारित नहीं हो पाएगा और वह विधेयक कानून जो है अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस राष्ट्रपति की इस शक्ति को कहते हैं पॉकेट वीटो, यानी जेबी निषेधाधिकार। क्योंकि राष्ट्रपति जेब में रख के भूल जाएगा, यानी न तो उस विधेयक को स्वीकृति देगा और न पुनर्विचार के लिए लौटाएगा।
क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति को कितने दिन में वापस लौटाना है साधारण विधेयक को। हालांकि वित्त विधेयक में तो 14 दिन का समय है राष्ट्रपति का, 14 दिन में लौटाना पड़ेगा, अन्यथा वो पारित ही माना जाएगा। लेकिन साधारण विधेयक के संबंध में उसे लौटाने, कितने दिनों में लौटाना, इसके कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति अगर चाहे कि कोई विधेयक कानून नहीं बने या अगर किसी विधेयक को कानून बनने से रोकना है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस विधेयक को न तो स्वीकृति देगा और न उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटाएगा, बल्कि उसका क्या करेगा, वो विधेयक जो है वो अपनी जेब में रख के भूल जाएगा। तो वो विधेयक स्वतः ही खत्म हो जाएगा, अपने आप कानून नहीं बन पाएगा। और इसी शक्ति को, राष्ट्रपति की शक्ति को जेबी पॉकेट वीटो या जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। तो इस बार बात करते हैं कि साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक हस्ताक्षर होने आता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, या विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दे, और पुनर्विचार कर अगर विधेयक वापस उसी रूप में आता है राष्ट्रपति के पास, तो दूसरी बार में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने आवश्यक होते हैं, स्वीकृति देना आवश्यक होता है। ठीक है। और तीसरा विकल्प होता है पॉकेट वीटो, जेबी निषेधाधिकार या निलंबनकारी निषेधाधिकार, अर्थात राष्ट्रपति उस विधेयक को न तो स्वीकृति के लिए स्वीकृति दे और न पुनर्विचार के लिए लौटाए, बल्कि अपनी जेब में रख के उसको जो है भूल जाएगा, तो स्वतः ही वो विधेयक खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसको 3 विकल्प होते हैं। तो अब तक राष्ट्रपति ने इस पॉकेट वीटो का प्रयोग अब तक एक बार जो है राष्ट्रपति ने इसका किया है 1986 में ज्ञानी जेल सिंह, भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया था, कौन से, डाक विधेयक, डाक संशोधन विधेयक था, उसमें इसका प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया था 1986 में। ठीक है। पॉकेट वीटो का प्रयोग यानी किसी विधेयक को रुकवाना था, तो उन्होंने डाक संशोधन विधेयक जो था 1986 में, उस बजाय उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है। तो ये हो गई राष्ट्रपति की साधारण संबंध में जो है विधेयक की स्वीकृति देना। ये राष्ट्रपति का जो है 5वां मुख्य कार्य, विधायी कानूनी कार्य है। ठीक है। फिर तो 5वीं विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना, और कोई भी विधेयक अनुच्छेद 111 में लिखा हुआ है कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के जो है बिना कानून का रूप नहीं ले सकता। ठीक है। फिर आता है अध्यादेश की शक्ति। इसमें आ गए 5वां जो पॉइंट है वो 6ठा, इसके आगे करते हैं अध्यादेश की शक्ति। अध्यादेश की शक्ति, अध्यादेश क्या होता है, ऑर्डिनेंस। तो अध्यादेश का मतलब समझिए। पहले हमने पढ़ा है कि संसद में जब भी कोई कानून बनता है तो संसद के दोनों सदनों की सहमति से बनता है। ठीक है। लेकिन जब दोनों ही सदनों के बैठक नहीं हो रही हो, इसका मतलब न लोकसभा और राज्यसभा की जब बैठकें नहीं हो रही हो और राष्ट्रपति को ये लगे कि किसी कानून की अत्यंत आवश्यकता है और संसद के सत्र बुलाना संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह से, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, और ये अध्यादेश कानून के समान महत्वपूर्ण होंगे, कानून के समान लागू होंगे। तो अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है, ध्यान रखना कि जब संसद के दोनों सदनों की बैठक नहीं हो रही हो, जब अधिवेशन नहीं हो रहे हो, क्योंकि अधिवेशन साल में 3 होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 होते हैं। ठीक है। और जब संसद के दोनों सदनों की अधिवेशन नहीं हो रहे हो, बैठकें नहीं हो रही हो, और राष्ट्रपति को ये लगे कि किसी कानून की अत्यंत आवश्यकता है और संसद के सत्र बुलाना संभव नहीं है, तो वह अपनी तरफ से अध्यादेश जारी कर देता है, और अध्यादेश कानून के समान लागू होते हैं। और ये अध्यादेश तब तक लागू रहते हैं जब तक संसद के दोनों सदनों के सत्र बुला लिया जाए। यानी जब संसद के दोनों सदनों के सत्र हो जाते हैं तो उसके 6 सप्ताह तक
वो अध्यादेश मान्य होते हैं और 6 सप्ताह में अगर संसद उसको स्वीकृति दे दे तब तो वो कानून बन जाते हैं, और अगर स्वीकृति नहीं दे तो 6 सप्ताह के अंदर स्वतः ही वो अपने आप अध्यादेश समाप्त हो जाते हैं। बात समझ में आई? संविधान के अनुच्छेद 123 में, पहले तो आपको ये याद रखना है कौन से आर्टिकल में अध्यादेश की शक्ति है। तो आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब ये अध्यादेश कब जारी करता है राष्ट्रपति? जब संसद के दोनों सदनों के बैठक नहीं हो रही, जब संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन नहीं चल रहे हो और राष्ट्रपति को ये लगे कि किसी कानून की अत्यंत आवश्यकता है और संसद के सत्र बुलाने में समय लगेगा और किसी कानून को अत्यंत जरूरी है हाथों हाथ ही, तो वो जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश कानून के समान लागू होते हैं। जिस तरह कानून देश में लागू होता है उसी तरह अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश है वो कानून के समान लागू होगा। और अध्यादेश कब तक लागू रहेंगे? कि जब संसद के दोनों सत्र आयोजित हो जाते हैं, जब संसद के सत्र बैठकें हो जाती है, कोई अधिवेशन चालू हो जाता है, तो अधिवेशन के 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश जो है वो कानून तक के रूप में लागू रहेंगे। और अगर 6 सप्ताह के भीतर संसद ने उसको अनुमति दे दी, कानून के रूप में मान्य कर दिया, तो वो कानून बन जाएगा, और नहीं तो अन्यथा वो अपने आप ही, इससे पहले भी जो है संसद उस अध्यादेश को समाप्त कर सकती है, नहीं तो 6 सप्ताह के भीतर वो अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि संसद 6 सप्ताह में उसे अगर कानून नहीं बनाए तो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये राष्ट्रपति के कानून निर्माण संबंधी शक्ति है। ठीक है, तो सामान्यकालीन शक्तियों, विधायी शक्तियों में 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रपति कानून निर्माण के संबंध में राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं। तो हमने बात की थी शुरुआत में कि राष्ट्रपति जो है वो कानून न केवल कार्यपालिका का प्रमुख होता है बल्कि वो संसद का भी सदस्य होता है, और संसद के अंग होने के नाते उसको कुछ विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त है। तो हमने 6 पॉइंटों में उसकी विधायी शक्तियों के बारे में चर्चा की थी। पहला, संसद के सत्र बुलाना और सत्रावसान करना। इसमें हमने पढ़ा था कि संसद के जो सत्र आयोजित होते हैं उसकी तारीख राष्ट्रपति तय करता है और साथ में सत्रावसान भी करता है, सत्र की समाप्ति की घोषणा भी वो करता है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति जो है संसद को भंग कर सकता है। आर्टिकल 85 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 85 में ये साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व भंग किया जा सकता है, भंग कर सकता है। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहमति होनी चाहिए, सलाह होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति 5 साल से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है। तो संसद को भंग करने की, यानी लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति को। याद रखना, संसद का मतलब राज्यसभा नहीं है। यहाँ पे लोकसभा को 5 साल से पहले राष्ट्रपति भंग कर सकता है। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है, तीसरी जो विधायी शक्ति में संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति प्रत्येक सत्र जो लोकसभा के चुनावों के तुरंत बाद पहले सत्र का जो आयोजन करता है उसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उसमें जो है अपना भाषण देता है। और संसद प्रत्येक वर्ष के जो पहला सत्र होता है बजट सत्र, उसके पहले दिन राष्ट्रपति अपना अभिभाषण संसद के सामने रखता है। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति। और तीसरी स्थिति में साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ठीक है, चौथा है संसद सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। इसमें हमने पढ़ा था राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अधिवेशन, दोनों में लोकसभा के लिए अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को और राज्यसभा के 12 सदस्यों को जो है वो मनोनीत कर सकता है। कला, साहित्य, विज्ञान आदि दृष्टि में जो अग्रणी व्यक्ति है, ऐसे 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों, संसद के कितने पूछे तो 14 सदस्य, 12 और 2 14, और लोकसभा के पूछे तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को और राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, फिर 5वां है विधेयकों को स्वीकृति देना। इसमें हमने पढ़ा है अनुच्छेद 111 में साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। ठीक है,
इसमें अध्यादेश जब कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति जो है के पास 3 विकल्प होते हैं साधारण विधेयक के संबंध में। या तो वो विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, या राष्ट्र एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दे संसद को, और पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक अगर वापस दूसरी बार आता है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी आवश्यक होती है। और तीसरा विकल्प क्या है कि पॉकेट वीटो का प्रयोग करे, अर्थात न तो स्वीकृति के लिए लौटाए, न स्वीकृति दे और न पुनर्विचार के लिए लौटाए, बल्कि अपनी जेब में रख के उसको भूल जाएगा। इसे पॉकेट वीटो कहते हैं, अर्थात वह विधेयक कानून का रूप नहीं ले पाएगा। तो 5वीं जो है विधेयक की स्वीकृति प्रदान करना है। छठा है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश हमने पढ़ा है क्या होता है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? अध्यादेश जब संसद के अधिवेशन नहीं हो रहे हो उस स्थिति में अध्यादेश जारी किया जाता है। और अध्यादेश कानून के समान लागू होते हैं, कानून के समान मान्य होते हैं, ठीक है। और अध्यादेश कब तक जारी हो सकते, कब तक लागू रहते हैं कि संसद के जब सत्र दोनों जो अधिवेशन शुरू हो जाए, दोनों सत्रों के अधिवेशन शुरू हो जाए तो उसके 6 सप्ताह तक अध्यादेश कानून के समान लागू रहते हैं। और 6 सप्ताह में इससे पहले अगर संसद से स्वीकृति दे दे तो वो कानून का रूप ले लेते हैं, अन्यथा 6 सप्ताह के भीतर अपने आप ही वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। या संसद चाहे तो 6 सप्ताह से पहले ही उसको अध्यादेश को जो है समाप्त कर सकती है, ठीक है। अब अगर एक सत्र चल रहा है तो भी अध्यादेश तो भी जो है अध्यादेश कानून नहीं बन सकता। यानी अगर एक सत्र जैसे लोकसभा है, राज्यसभा नहीं चल रही है, राज्यसभा के सत्र चल रहे हैं तो भी अध्यादेश जो है कानून लागू नहीं हो सकता। यानी अध्यादेश तब होगा जब दोनों सत्र उसे जो है कानून का रूप दे, तब वो अध्यादेश कानून बन जाए। तो ये हो गई आपके राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, ठीक है। यानी राष्ट्रपति का कानून निर्माण में क्या योगदान होता है। तो ये हो गया, इन पॉइंटों को हम पढ़ सकते हैं। ये राष्ट्रपति के कानून विधायी शक्तियाँ है। फिर हम राष्ट्रपति से संबंधित जो दूसरी शक्ति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कार्यपालिका संबंधी शक्ति या राष्ट्रपति की जो दूसरी शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्ति तो जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते संविधान के द्वारा सारी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित कर दी गई है। यानी संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख होता है, अर्थात संविधान के द्वारा सारी शक्तियां राष्ट्रपति को ही दे दी गई, ठीक है। अनुच्छेद 74 में साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, ठीक है। तो इसमें संवैधानिक प्रमुख होने के नाते वो जो है जितनी भी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होती है। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होना होता है, अर्थात सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, जबकि करने वाला वास्तविक रूप से जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। तो भारत का कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति का कई कार्य जो है कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। जैसे नंबर 1 नियुक्ति संबंधी शक्ति। नियुक्ति संबंधी शक्ति तो नियुक्ति देखिए, राष्ट्रपति चुनाव लोकसभा के चुनावों के तुरंत बाद लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल का नेता है उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को। प्रधानमंत्री जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे किस प्रकार किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तथा मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को नियुक्त करता है। इसके अलावा भारत के महान्यायवादी
महान्यायवादी, सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, विदेशों में राजदूतों को, विदेशी राजदूतों को, अन्य देशों में भारत के राजदूत होते हैं और भारत के अन्य देशों में भारत के राजदूत होते हैं, अन्य देशों के राजदूत भारत में होते हैं, तो उनके भी प्रमाण पत्र वो स्वीकार करता है। तो भारत के जो अन्य देशों में विदेशी राजदूत हैं, अन्य देशों के राजदूत हैं, उनको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, उन्हीं को जो है भेजता है। ठीक है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, यानी सीजे, अन्य न्यायाधीश, इन सबको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, मुख्य जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, और अन्य न्यायाधीशों को वो नियुक्त करता है। ठीक है। इसके अलावा और किन किन की नियुक्ति करता है? वो यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग, पूरा नाम है इसका, संघ लोक सेवा आयोग, जो भारत में परीक्षाएं करवाता है, आईएएस आईपीएस की परीक्षाएं करवाता है। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं आपने पढ़ी है ना, तो उनकी परीक्षाएं करवाने का काम किसका है? यूपीएससी का। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वह सदस्यों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग, जो भारत में सभी तरह के एमएलए एमपी के चुनाव करवाने का दायित्व होता है, निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग के मुख्य अध्यक्ष व अन्य अध्यक्षों के, मुख्य अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। इसके अलावा अनुसूचित जाति व जनजाति, इसके आयोग के अध्यक्ष होते हैं। दोनों के आयोग, अनुसूचित जाति आयोग होता है, अनुसूचित जनजाति आयोग होता है। तो अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग होता है, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, तो इन सब के नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि इन सब का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, याद रखना है। इन सारी शक्तियों का प्रयोग वो अकेले नहीं करेगा। किसकी सलाह से करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह से। ठीक है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्ति में किस किस की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की। भारत के महान्यायवादी, जो सरकार का जो है कानूनी सलाहकार होता है, विदेश से राजदूतों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, महिला आयोग, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है। तो ये इन सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति जो है वो करता है। ठीक है। तो ये राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी पावर है। इसके अलावा भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका, क्योंकि मुख्य कार्य कार्यपालिका संबंधी है, तो इनके कार्य जो है राष्ट्रपति करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति और किसकी नियुक्ति करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।